नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू ग्लोबल अफेयर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पीओके में इस वक्त काफ़ी तेज़ी से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ से एक राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। राजौरी के आवाम से, जम्मू के आवाम ये से जो प्रॉब्लम है पीओके में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है इस वक्त। हम अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मास प्रोटेस्ट है ये अक्रॉस जम्मू कश्मीर, जिसमें काफ़ी एक अहम चेहरा जो हर बार के प्रोटेस्ट में आता है वो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो काफ़ी बैकबोन मानी जा रही है इस प्रोटेस्ट की, वो आगे आई है। ये ऐसा कारण पाकिस्तान में बार-बार जो पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हैं और कई सारे इवेंट हैं, चेन ऑफ इवेंट हैं, जो होते गए कई सालों में, जो अब इरप्ट हो रहे हैं, वो हम अभी समझेंगे। फिलहाल जो मेन कारण है पाकिस्तान में, ये इन्फ्लेशन का हम कह सकते हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ की महँगाई है और एक गुस्सा है लोगों के अंदर, वो हम कह सकते हैं। क्योंकि जो इस वक़्त महँगाई है सीपीआई इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो वो तकरीबन 11% के ऊपर आ जाता है। तो 11% किसी देश की महँगाई काफ़ी तेज़ी से बहुत मानी जाती है। अगर हम बेसिक कमोडिटी फूड इन्फ्लेशन वगैरह की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन इटसेल्फ 9.3% है, जो कि जून 2026 की अगर हम बात करें। सीपीआई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाउसिंग यूटिलिटीज़ हो गया, ये सब कोई काफ़ी ज़्यादा बेसिस पॉइंट हैं। सो एक चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी करती है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल आइए जानते हैं पीओके प्रोटेस्ट को हम अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि ये है क्या, उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या था। अगर हम बात करें पीओके तो हम लोग उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं और वहीं पर जो पाकिस्तान वाले हैं वो उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं। हालाँकि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर एरिया है ये 1947 जो कि पार्टीशन हुआ था, जो पहला स्टैंड ऑफ बन गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये जो मामला था जम्मू कश्मीर वॉर का, ये चला गया था यूएन में। तब से वो एरिया उन्हीं के कंट्रोल में आता है। हालाँकि जो इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर नाम इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन का खुद का प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। हालाँकि ये रियलिटी अगर हम डीप में जाके देखें तो वो पूरी तरीके से अलग होती है। हालाँकि जो इंडिया है इसको एक क्लेम करता है फुल पार्ट, ये जो पीओके है हम कहते हैं कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और ये रियलिटी है। इट इज़ एन फुल्ली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो डाउट। अगर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट की बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर की, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4.5 मिलियन है और ये एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है मेनली इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान से। और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको हम पपेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि जो कंट्रोल है वो मेनली आता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आर्मी यही कंट्रोल करती है। तो ये एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन में आता है। जो मेन गवर्नमेंट डिसीजन है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान की आर्मी होती है। अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो कई सारे रीज़न्स आते हैं प्रोटेस्ट में, जैसे कंपैरिज़न हो गया कि जो जम्मू कश्मीर इंडिया का साइड है वो काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखे जा सकते हैं। वहीं पे जो पीओके है वहाँ पे बहुत बदतर हालत है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है वगैरह-वगैरह सब ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे एक डीप पब्लिक एंगर भी है। हालाँकि जो प्रोटेस्ट था ये धीरे-धीरे बढ़ते चले गए और इसमें कई सारी कमिटीज़ के नाम सामने आते हैं। उनमें से मेन कमिटी है जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी। ये एक कमिटी है जिसमें कई सारे ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं और लॉयर्स हैं। और हालाँकि ये लोग एक बैकबोन भी बन गई ये कमिटी, मूवमेंट कोई भी प्रोटेस्ट या मूवमेंट होता है, उसमें इसका नाम ज़रूर सामने आता है। तो जो रियल क्वेश्चन है वो प्रोटेस्ट को लेकर वो ये है कि जो पीओके है या फिर आज़ाद कश्मीर है, इसको गवर्न कौन करता है और किसके लिए किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोटेस्ट को हर बार नहीं, कम से कम हर बार ये प्रोटेस्ट को जन्म देता है। इसके बाद अगर हम मेन रीज़न को एनालाइज़ करें प्रोटेस्ट के पीछ में, तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस थे, जैसे कि जब हम लोग कटाक्ष में बोलते हैं कि आटे और इस सब के प्राइस तुम्हारे यहाँ ने बहुत महँगे हैं, आटा-चावल तुम्हारे पास नहीं है, तो वो यही रीज़न है क्योंकि वहाँ जो आटा है या फिर जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, जो एक हाउसहोल्ड कंज़्यूम करता है, जिसको हम बेसिक कमोडिटीज़ कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेट में मिलती हैं, हाई इन्फ्लेशन है। अगर हम डेटा की मानें तो जून में जो डेटा है वो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन तकरीबन 11% के आसपास है, जून 2026 का, जो कि एक इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब होता है क्योंकि इसमें जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी तरीके से इम्पैक्ट करती है। सो 11% का इन्फ्लेशन एक अच्छी खासी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकता है। उसके साथ-साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैरिफ हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ पे टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं।
इसके साथ-साथ जो कई सारे गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल फेलियर्स हैं, जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर ये लोग बोलते तो हैं, पर इनकी जो रिज़र्व सीट है वो पाकिस्तान लेजिस्लेचर में है। जो मेजर डिसीज़न लिए जाते हैं वो पाकिस्तान की लेजिस्लेचर द्वारा लिए जाते हैं। एलीट प्रिविलेजेस हैं, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये लोग देखते हैं कि जो टैक्स है, टैरिफ है, हम लोग पे करते हैं और इसका फ़ायदा जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो एलीट मिनिस्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी वगैरह पे लगाया जाता है और ये जो डेवलपमेंट है जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो काफ़ी लैग करता है। अगर वो इस्लामाबाद या कराची से कंपेयर करें तो काफ़ी पीछे है। इसकी वजह से भी एक एंगर या एक रेज उत्पन्न होता है कि हमारा फंड, हमारा पैसा है, ये कहीं और यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो मेन डिसीज़न है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट को लेके हो, लार्ज सेरेमोनियल एंड पावरलेस डिसीज़न को लेके हो, वो कई सारे डिसीज़न जो है इस्लामाबाद खुद लेता है। तो ये भी एक कहीं न कहीं अथॉरिटी कम करता है कि हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट है ही नहीं। अगर वो कहते हो ना कि हम आज़ाद हैं, पर हम मेन डिसीज़न ले ही नहीं सकते, तो काहे की आज़ादी? उसके साथ-साथ कई सारे जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो सप्रेशन करती है प्रोटेस्टर का। ये ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी होके सामने आती है इसके सामने। और सबसे हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रिगर पॉइंट था, ये पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का था। जब भारत ने 370 आर्टिकल को हटाया और तब से देखा गया है कि जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखो, 370 हटा, इसने हम लोगों ने सारा एरिया जो था, हमने वहाँ पे जो ऑटोनॉमी हल्का सा 370 के तहत थी वो हटा दी। इसके साथ-साथ पीओके में जो हमने देखा था कि पीओके के लिए सीट रिज़र्व की गई थी, कुछ पीओके के लिए भी सीट रिज़र्व थी, हमने की थी अराउंड आई थिंक 6 सीट को रिज़र्व किया गया था। तो ये लोग भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भेजता है कि हाँ, इंडिया में मर्ज होना ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि वो लोग भी देख पा रहे हैं कि इंडिया फ्लरिश कर रहा है। आप भी देखो, आप अगर जब बेसिक कमोडिटीज़ इन्फ्लेशन 11% पे हो, आप बेसिक कमोडिटीज़ ही कंज़्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये नहीं देख पाओगे कि हम किधर हैं, किधर नहीं। हम लोग अच्छे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो यही कारण वो भी रहा है। अगर हम मेजर इंसिडेंट की बात करें, एक हम टाइमलाइन देखें, तो ये थोड़ा पुराना इंसिडेंट है। अगर हम बताते हैं कि 2019 के बाद, जैसा हम जानते हैं कि 2019 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से प्रोटेस्ट सामने आए हैं। बहरहाल अगर हम कुछ पूरा साल पुराने जाएँ तो जो 2023 मई 2023 में प्रोटेस्ट हुआ था रावलकोट में, और ये जो प्रोटेस्ट था ये व्हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, इसके हाई प्राइसेस की वजह से था। हालाँकि ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, इसमें कई सारे ट्रेडर्स, लॉयर्स बढ़ गए और उसके बाद से जॉइंट अवाम कमिटी भी आके हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद उसी साल सितंबर 2023 में एक मास प्रोटेस्ट होता है। ये प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा था क्योंकि ये जो मेजर टाउन्स होते थे एजेके के या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलें, या तो हमारे लिए तो वो पीओके है, उसमें पूरे टाउन में ये फैला। लॉन्ग मार्चेज़, स्ट्राइक की गई ट्रेडर्स के द्वारा, ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा। यहाँ पर भी जो जेएएसी थी, वो एक फॉर्मल सिविल सोसाइटी बॉडी के रूप में काम कर रहे थे। उसके कुछ महीने बाद कहें तो मई 2024 में पहला मेजर फ्लैश पॉइंट देखने को हमें मिलता है, जिसमें 6 दिन का शटर डाउन व्हील जैम स्ट्राइक, जिसको हम चक्का जाम बोलते हैं। शटर डाउन मतलब दुकानें बंद थी 6 दिनों के लिए, और चक्का जाम स्ट्राइक लगाई गई। लंबे-लंबे मार्च निकाले गए। मुज़फ़्फ़राबाद में ही अगर हम देखें तो तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख के आस-पास पार्टिसिपेंट थे। गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया जेएसी लीडर्स को, वायलेंट भी हो गया, वो क्लैशेस भी हुआ, जिसमें 5 लोगों की मरने की खबर भी आई थी, जिसमें एक पुलिस वाला भी था। गवर्नमेंट ने उन लोगों को पैसिफ़ाई किया, मतलब शांत किया किसी तरह से, और 23 बिलियन रिलीफ पैकेज भी निकाला गया। सब्सिडी, वीट, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ भी दी गई, और ये जो 23 बिलियन रुपीज़ हैं, ये पाकिस्तानी रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक अक्टूबर 2024 में भी एक पीसफुल असेंबली ऑर्डिनेंस 2024 पास किया गया था, जिसमें ये था कि हम 7 दिन एडवांस परमिशन लेंगे किसी भी हम असेंबली के लिए, चाहे वो पीसफुल, हालाँकि जो असेंबली होगी वो पीसफुल होगी क्योंकि इसका ऑर्डिनेंस का नाम ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सितंबर और अक्टूबर 2025 में एक बहुत बड़ी लार्ज वेव आई थी, जिसमें जेएएसी ने रिलीज़ किया था 38 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, जिसमें कई सारी बेसिक डिमांड भी थी। रीजन वाइड लॉकडाउन था, किया गया था 29 सितंबर से। इंटरनेट, मोबाइल ब्लैकआउट कर दिया गया सारे वहाँ, और ये सारी डिसीज़न पाकिस्तान आर्मी ने लिया था। और हर बार प्रोटेस्ट में देखा गया कि पाकिस्तान की आर्मी हैवीली क्रैकडाउन करती थी प्रोटेस्टर के ऊपर। उसके बाद ये 1-2 अक्टूबर 2025 में भी वायलेंट क्लैशेस देखे गए मुज़फ़्फ़राबाद में। गवर्नमेंट कहती है कि 4 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल भी हुए। उसके बाद जून 2026 में हमने इसका डेडलीस्ट फेज़ देखा, जहाँ पे जेएसी को बैन कर दिया गया अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट। ये टेररिज्म एक्ट भी लेके आए हैं, वाह! क्लैशेस देखे गए रावलकोट में, जहाँ पे 11 लोग मारे गए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी थे, प्रोटेस्टर भी थे।
फिर जुलाई 2026 जो प्रोटेस्ट चला, ये रीसेंट प्रोटेस्ट हैं। इनमें भी देखा गया है कि बहुत सारी डिमांडें उठ रही हैं। हालाँकि एक वीडियो सर्कुलेट होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हेल्प माँगी गई है फ्रॉम इंडिया से कि हमारी मदद कीजिए फॉर विद रिस्पेक्ट टू बेसिक नेसेसिटीज़ एंड अदर। तो ये सब चीज़ें जो रिसेंट की हैं, ये तो जुलाई प्रोटेस्ट चल ही रहा है, इसमें डिमांड भी की गई है। अगर हम इसकी इम्पैक्ट की बात करें इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो देखो हमारा सीधा स्टैंड है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जिनको ये बोलते हैं, जो हमारे लिए पीओके है, वो एक इंडिया का फुल्ली इंडिया इंटीग्रल पार्ट है। इसको हम मिला के रहेंगे चाहे जैसे हो। हालाँकि अगर हम देखें तो हम लोगों ने जो 370 आर्टिकल को वैलिडेट किया था, हटाया था, उसको ये वैलिडेट करता है डिसीज़न को। इसके साथ-साथ जो इंडियाज़ के एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोज़ीशन रही है कि पीओके का इंटीग्रल पार्ट है, वो रीइन्फोर्स करता है। ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोगों ने किया था, जिसमें हमारे जो पहलगाम का एक रिस्पॉन्स था, उसमें हमने 9 टारगेट्स को हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था। वो पाकिस्तान और पीओके दोनों में थे। ये पहला आईएएफ का स्ट्राइक था 1971 में, और ये जो पीओके का जो अनरेस्ट है इसके बाद, वो एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप हो सकता है। अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमारे लिए क्लेम को और स्ट्रॉन्ग ही करेगा। यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं और जो डिमांड बढ़ेंगी इंडिया को मिलाने के लिए, तो हम भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और धीरे-धीरे एक हम रास्ता तैयार कर सकते हैं ताकि जिससे हम पीओके को है अपने फुल्ली कंट्रोल में ले लें और एक पूरा यूनिफाइड इंडिया के रूप में हम निकल के बाहर आएँ। सो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है और क्या इस प्रोटेस्टर को हेविली क्रैकडाउन करती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो ख़राब होने वाली है, क्योंकि इसमें कई सारे अगर हम ग्लोबल एंगल्स देखें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो काफ़ी चरम पे है। 11% की इन्फ्लेशन है। बेसिक कमोडिटीज़ की जो सीपीआई इंडेक्स है वो भी 9% से ज़्यादा है, जो कि एक ऑन एन एवरेज कंट्रीज़ के लिए बहुत होती है। सो देखना यही होगा। ईरान का भी इशू चल ही रहा है। ईरान में भी जो जियोपॉलिटिकल टर्माइल चल रहे हैं वो भी अलग से लेवल पे हैं। अब ईरान का वॉर फ़िलहाल अभी तो पॉज़ है, लेकिन ये आगे चल के फिर हो सकता है, क्योंकि ये जो पीस पैक्ट हुआ कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ईरान का वॉर फिर से स्टार्ट होता है, तो ये हमको लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज आएगा, क्योंकि फिर से प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। हालाँकि जो इन्फ्लेशन था वो पाकिस्तान में थोड़ा गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि पहले 23% के आस-पास था, जो कि 11% पे आ चुका है। पर अगर ये ईरान और इज़राइल यूएस वॉर फिर से स्टार्ट होती है, तो ये फिर से जियोपॉलिटिकल एरिना में एक मेजर शिफ्ट का काम करेगी। उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन, जो कि वॉर का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वो सबको इम्पैक्ट करेगा और पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा हेवीली इम्पैक्ट करने वाला है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान आखिर करता क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये प्रोटेस्ट और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ये एक रिपल इफ़ेक्ट करता है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है, इन पे हेवी क्रैकडाउन करता है। वेल, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।